सभी को नमस्कार। आइए आज बात करते हैं, आज गणित की बात नहीं करेंगे, आज कुछ अलग मुद्दे की बात करेंगे जो देश के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा है, उसके बारे में बात करेंगे। और अपने यहाँ जो बिहार का जो चुनाव होने वाला है उस पर भी कुछ हम बात करेंगे। आज गणित की बात नहीं करेंगे, गणित की बात अपने समय पर करेंगे, सुबह में या फिर शाम को। अभी बात करते हैं जिसका मेन मुद्दा है 12,000 ट्रेनों का काला सच। यहाँ कहता है कि माँ के गाली का राजनीतिकरण, कब तक मुद्दों को भटकाकर चुनाव जीतेंगी राजनीतिक पार्टियां। चलिए इसी पर हम बात करेंगे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण के भी बारे में इस पर हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस पार्टी के कितने एमपी या एमएलए हैं जो अपराध के दायरे में हैं या अपराधी किस्म के लोग हैं, जिन पर रेप, हत्या, फिरौती जैसे मामले, जिस पर संगीन आरोप जिन पर लगे हुए हैं, उन सब का लिस्ट हम लेकर आए हुए हैं। फिलहाल तो बात करते हैं इसके बारे में कि अभी फिलहाल आपसे हम बात करते हैं इस मुद्दे पर। दरभंगा के एक राहुल गांधी के एक रैली में, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों थे, उसी रैली में एक युवक जो हो सकता है कि आरजेडी का हो या हो सकता है कांग्रेस का या फिर किसी महागठबंधन को सपोर्ट करने वाला हो रहा हो, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली देता है सार्वजनिक मंच से। उसके बाद उसके साथ माइक लोग छीनते हैं या फिर जो भी होता है वो अलग का चीज़ है, लेकिन होता क्या है कि उनके मां को गाली दिया जाता है। तो सबसे पहले लोग जो है अब बिहार बंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो रोड को जाम किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। ये सब करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, इसमें किया किसी और ने और डिस्टर्ब आप किसी और को कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, सरकार जो है बिहार में आपकी है, एनडीए की सरकार है, नीतीश चाचा और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है। जब सरकार आपकी है और उसी राज्य में ये हो रहा है, तो आपकी पुलिस कहाँ है? आपकी पुलिस कहाँ है? आप पुलिस से उसको पकड़वाइए, इसका उपाय कीजिए, न कि इसका राजनीतिकरण कीजिए। अभी तो कांग्रेस वालों को कहता है कि बार बाला है, बार में नाचने वाली थी, वो भी तो किसी की माँ है, राहुल गांधी की माँ है, उसको भी आप कहते हैं। जब अपने पर आई तो आपको दिक्कत होने लगा। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना राहुल गांधी के साथ होना चाहिए, ना नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए, ना किसी देश के किसी आम आदमी के साथ ऐसा होना चाहिए कि किसी को सार्वजनिक मंच से या कहीं भी कोई गाली ना दे। यह यदि काम आप किया होता, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने यदि किया होता, तो इस चीज़ को माना जाता कि हाँ उन्होंने ये गलती किया है। लेकिन जो किया, जो लड़का उस पर जाके ये काम करता है, गाली देता है, वो किस पार्टी का रहा हो और किस मकसद से वो देता है। कई बार क्या होता है कि लोग जो है अपराधी टाइप के, जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देना शुरू करती है। तो हो सकता है कि उसी प्रवृत्ति का वो आदमी हो और राजनीति के शरण में जाना चाहता हो, और वो सोच रहा हो कि ऐसा करने से मुझे राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव का शरण हमें मिल जाएगा और ये लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे और हो सकता है कि हम कल को होकर बड़ा नेता बन जाए। ये भी उसकी मंशा हो सकती है, इसी वजह से उसने ऐसा किया हो। हालांकि मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, चाहे किसी के भी साथ हो। देश के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो लोग कांग्रेस को वोट दिए, आरजेडी को वोट दिए, या फिर उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो भाजपा को वोट दिए। वोट देंगे तब भी, नहीं देंगे तब भी, प्रधानमंत्री तो सबका होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आप वोट दें या न दें, जो सत्ता में आएगा वो सबके लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए काम करता है। तो प्रधानमंत्री या फिर किसी के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है और पुलिस को या प्रशासन को इसके बारे में पूछताछ करना चाहिए, इसको ले जाना चाहिए। शायद पुलिस उसको पकड़ के ले गई है और इसके लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। सरकार को, जैसे अभी सरकार ने एक कानून बनाया कि 30 दिन तक कोई भी एमपी एमएलए यानी मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो या फिर कोई भी हो, जो 30 दिन तक किसी भी तरह से जेल में रह जाता हो, उसकी सदस्यता अपने आप खत्म होगी, यानी उसकी सदस्यता को खत्म कर दी जाएगी। जब उसकी सदस्यता को खत्म कर दी जाएगी, ये कानून आप ला सकते हैं। तो एक ऐसा भी आप कानून लाइए कि किसी भी पार्टी के द्वारा किसी अन्य पार्टी को सार्वजनिक मंच से या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के माध्यम से कोई भी अभद्र बात कहा जाता है, तो उस व्यक्ति की भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। यदि वो किसी राजनीतिक पद पर नहीं बैठा है तो उसके लिए कड़े से कड़े सजा का प्रावधान आप करें। सब लोग आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र का ये सब संकेत नहीं है। और अपराधी को आप ही लोग शरण देते हैं, जो जाकर राजनीति में क्या करता है, यही सब काम करता है। अब देखिए, अब बात करते हैं इस 12,000 ट्रेन के ऊपर। ये बात बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा निंदनीय है, हमेशा जो है इसके लिए सजा का प्रावधान एक होना चाहिए कि ऐसा कुछ कोई भी पार्टी करता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर देश के शीर्ष पर बैठा हुआ नेता हो, नेतृत्व करने वाला हो, यदि ऐसा कुछ करता है, गलती करता है, तो उसके साथ सजा का प्रावधान इसके लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं इस 12,000 ट्रेन के बारे में। अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि छठ पूजा के समय बाहर से लोगों को बिहार आने के लिए हम 12,000 स्पेशल ट्रेन को चलाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि 12,000 ट्रेन कैसे चलेगा, ये चीज़ हमको बताइए। जबकि मजेदार बात तो यह है कि पूजा का जब माहौल आता है तो स्थिति क्या होती है देश में, ये भी देखते चलेंगे, आपको हम दिखा रहे हैं। जब छठ पूजा या छुट्टी का जब समय होता है, पर्व त्यौहार का जब समय होता है, तो देखिए देश में यही माहौल होता है और स्टेशन का जो हालत होता है ऐसा ही होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसको देखिए, कुछ और फोटो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लोग कैसे सफ़र कर रहे होते हैं, सबको कैसे भी घर जाना होता है। देखिए कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसे किसी भी नेता, मंत्री, विधायक को आपने नहीं देखा होगा ऐसे सफ़र करते हुए। ये सब आम लोग हैं, जो लोग बिहार आते हैं, पर्व त्यौहार में आते हैं या फिर इलेक्शन के टाइम आते हैं और किसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर
ये लोग वोट देते हैं और फिर ये लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जहाँ जो रहता है वो कमाने चला जाता है। फिर इन लोगों को 5 साल किसी भी रोजी रोजगार से कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग फिर वापस आते हैं कब? जब होली, दिवाली, जब छठ जब आता है तब ये लोग वापस आएगा, या फिर ये लोग चुनाव में ये लोग वापस घर पर आते हैं। अगली चीज दिखाते हैं आपको हम। देखिए ट्रेन वाली स्थिति पर अभी कहा गया था कि 12,000 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। ये 12,000 स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा छठ पूजा के समय। और यहाँ देखिए भारत में कुल लगभग 22,593 ट्रेनें चलती है, जिनमें 13,452 यानी 13,452 का मतलब लगभग 13,500 ट्रेन क्या है? यही ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन है, जो यात्री ट्रेन है। और बाकी जो ट्रेन है 9100 ये मालगाड़ियाँ हैं। अब बताइए देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक जो ट्रेनें देश में चलती हैं उनकी संख्या है 13,452 और 12,000 अकेले छठ में चला दीजिएगा, अकेले बिहार में। तो बोलिए ये क्या है? उनको भी मालूम है कि बिहार में जो है साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ पर कोई इस चीज़ को सर्च करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है कि हम जो फेंक रहे हैं ना, लगातार जो फेंक रहे हैं, इसको ये सत्यापित करने वाला कोई है नहीं, देखने वाला है नहीं। तो आपके पास गूगल है, आपके पास 1.5 GB जो नेट मिलता है, उसको आप इंस्टाग्राम पर आप नंगे धड़ंगे नाचने वाली लड़कियों को देखने के बजाय इन सभी डाटा को आप चेक करें और देखें कि कोई भी नेता आता है, प्रधानमंत्री ही नहीं, विपक्ष का भी आता है, राहुल गांधी भी आए, तेजस्वी यादव, कोई भी हो, यदि वो कुछ डाटा के बारे में आपसे हेरफेर करते हैं, बात करते हैं, तो इस चीज़ को आप खुद से सर्च कीजिए कि क्या ये चीज़ें संभव है। तो आप देखिए अभी तक आज़ादी से अभी तक जो ट्रेनें चली भारत में, वो ट्रेनें चली है पैसेंजर ट्रेनें, यानी यात्री ट्रेन। पैसेंजर का मतलब ये नहीं सुपरफास्ट मेल, सब ये अलग अलग नहीं, सबको मिलाकर जो पैसेंजर को ले आती है, जो जिसमें लोग यात्रा करते हैं, वो सभी ट्रेनें हैं कितनी? 13,452, 13,500। और जब 13,500 ट्रेन है तो आपने देखा होगा, खास करके बिहार में जब आप सफर करेंगे तो एक ट्रेन को पहले जंक्शन पे कहीं रोकेगा आधा घंटा पहले, और पूछने पर मालूम चलता है कि आगे से कोई और ट्रेन आने वाली है जिसका क्रॉसिंग है, वो ट्रेन पास करने वाली है। जब इतनी ट्रेनें हैं, आधे घंटे पहले उस ट्रेन को रोका जाता है, कहीं और डिले किया जाता है ताकि दूसरी ट्रेन निकल जाए। और ऐसे ही करके आज आने वाली ट्रेन, आज सुबह आने वाली ट्रेन आज शाम को आती है, आज दोपहर में आती है, आज आधे रात को आती है, तब यह स्थिति है। और इसी ट्रैक पर अलग से और 12,000 चला दीजिएगा तब क्या होगा? अब बताइए 12,000 चलाने के लिए ट्रैक कहाँ से आएगा? इस 12,000 ट्रेन को चलाने के लिए ट्रैक चाहिए कि नहीं चाहिए? पटरी चाहिए। और पटरी चाहिए, इनको चलाने के लिए क्या चाहिए? लोको पायलट चाहिए। इसके लिए और स्टाफ चाहिए, गुड्स गार्ड चाहिए, बहुत सारे स्टाफ चाहिए होता है। उसके अलावा उसको साफ सुथरा करने वाला भी लोग चाहिए। तो ये 12,000 ट्रेन चलाने से बेहतर है, 12,000 ट्रेन चलाने से बेहतर है और मजदूर बाहर सप्लाई करने से अच्छा है कि 12,000 ट्रेन का जो भी कीमत बनता हो, इसी कीमत से 4-5 गो फैक्ट्री बिहार में खड़ा किया जा सकता है। कम से कम 5 फैक्ट्री यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है। 5 तो आराम से होगा इतने में, और 5 खड़ा किया जाएगा तो 5 से बहुत ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़कर बाहर जाने का जो सिलसिला है उनका वो खत्म हो जाएगा, यहीं पर उनको रोजगार मिल जाएगा। और जब आते हैं तब कहते हैं कि 4 ट्रेन चलाएंगे, 5 ट्रेन चलाएंगे, कभी सहरसा से चलाएंगे, कभी मुजफ्फरपुर से, कभी पटना से, कभी नालंदा से। और ट्रेन जाएगा कहाँ? तो कुछ लुधियाना जाएगा, कुछ गुजरात जाएगा, कुछ महाराष्ट्र जाएगा, कुछ दिल्ली जाएगा, कुछ कहीं जाएगा। यानी सब पर आप यहाँ से लेबर को सप्लाई करते हैं और हम लोग को खूब मजा आता है कि 5 ट्रेन हम लोग को मिल गया, अब राहत हमको हो गया। तो भाई राहत से अच्छा है कि आप ये काम करें कि इस ट्रेन के बदले यहाँ पर फैक्ट्री लगा दें, फैक्ट्री लगाए, काम धंधा का व्यवस्था करें कि लोग जो है ना यहीं पर उसको काम धंधा रोजी रोजगार मिल जाए। अब यहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा सके। तो ठीक है, फैक्ट्री मत लगाइए, कल कारखाना उस हिसाब से लगाने का यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो मत लगाइए। वैसी कुछ कंपनियों को लाइए जो कुछ प्रोडक्शन नहीं करता हो और मैन पावर को क्या करता हो, वो मैन पावर को अपने पास रखता हो, उसको रोजगार देता हो, काम देता हो। जैसे यहाँ के पढ़े लिखे युवा जो है बीपीओ में जो जाकर काम करते हैं, कॉल सेंटर में जाकर जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, लुधियाना में कहीं काम करता है, तो उस चीज़ के लिए कॉल सेंटर के लिए क्या चाहिए आपको? कॉल सेंटर बनवाने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए। तो जो कंपनी या फिर जो है वहाँ एमएनसी लगा रहा है, बिल्डिंग अपना बना रहा है, कॉल सेंटर बना रहा है, उस चीज़ को आप चाहें तो यहाँ भी ला सकते हैं। बिहार में भी उसको लाया जा सकता है यदि लाने की आपकी इच्छा हो तब। नहीं इच्छा हो तो सीधा टाल सकते हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है, नदी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये टाला जा सकता है। उस चीज़ को यहाँ भी आप लाकर खड़ा कर सकते हैं। और ये जो है 12,000 ट्रेन जो है यहाँ पर देने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि आप जो है जानते हैं कि बिहार में क्या है, साक्षरता दर सबसे कम है और यहाँ का लोग है बेवकूफ़। आपको ऐसा लग रहा है तो बेवकूफ़ नहीं है। देखिए 12,000 ट्रेन कैसे चलाइएगा? देश आज़ाद हुआ तब से तो अभी चलता है 13,000 ट्रेन चलता है, जिसमें क्या होता है, यात्री आता जाता है। इस माल ट्रेन को छोड़ दीजिए तब कुल मिलाकर 22,000 है। तो 22,000 सब मिला के आज तक चला और अकेले आप छठ में 12,000 चला दीजिएगा। ये संभव है? ये संभव नहीं है। अब और आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से आप रुके रहेंगे। एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि जो 30 दिन तक जो जेल में जाएगा जो भी मंत्री विधायक, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों को राजनीति में नहीं आने देना चाहिए। इसके लिए रोक लगाना जरूरी है, नहीं तो देश का बर्बाद होना तय है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये सरकारों का हिसाब किताब देखिए। यहाँ कहता है बिहार ये चुनाव जब हुआ था 2020 में, उसका रिजल्ट है, देखिए ये है। कहता है बिहार में 2/3 नवनिर्वाचित विधायक पर आपराधिक मामले हैं। देख लीजिए, 2/3 पर आपराधिक मामले हैं। 2/3 मैंने कहा 3 गो विधायक को खोजिएगा ना तो 2 गो उसमें से अपराधी है।
आप कहिए कि आपराधिक मामला तो किसी पर हो सकता है, तो इस आधार पर क्या हम उसको टिकट नहीं देंगे? तो आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाए कि सही में अपराधी है कि साफ छवि का है, तब तक उसको आपको टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि इस अपराधी को दे देंगे, वैसे छवि वाले को दे देंगे तो लोग इसके डर से वोट देगा, वो लूटपाट करके पैसा रखा होगा, पैसा के दम पर वोट खरीदेगा और पैसा के दम पर आप उसको टिकट भी दे देते हैं। ये चीज आपको भी फायदा है, लेकिन इसका नुकसान यही हो रहा है कि गारागारी वाला स्तर जो है ना, ये शुरू हो गया है। और आपके भी पार्टी में लोग हैं, अभी आपको दिखाएंगे कि बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो लोग खुलेआम मन से कहते हैं कि हम किसी को इतना गाली दिए कि हम खुद फेमस हो गए, और दूसरा एक कहता है कि हमारे पास ऐसा ऐसा गाली है जो आप सुने नहीं होंगे, आगे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देखिए, ये है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का रिपोर्ट। ये कहता है कि 241 जो विजयी उम्मीदवार है उसमें से 163 कितना 241 में से 163 को क्या है, ये अपराधी है, इस पर आपराधिक मामला दर्ज है। यानी कितना 68%, तो आधा से ज्यादा तो दागी है, आधा से ज्यादा तो इसमें अपराधी लगा हुआ है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 51% कहता है, देख लीजिए, इसमें से 241 को में से 123 को, आधा 123 दूनी 246 होता है ना, तो ये आधों से बेसी है। ये कह रहा है ना कि उसके खिलाफ हत्या का कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। देख लीजिए, ये सब स्थिति है बिहार का, और ये लोग विधायक है, ये लोग माननीय है। और देखिए, 243 विधायक में से 142 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। कब? ये 2015 का हिसाब किताब है। तो 2015 में था 142 को 58%, अब थोड़ा सा हुआ है क्या, अब हो गया है कितना 68%। यानी 2015 में जितना ज्यादा अपराधी जीता था ना, उससे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति का लोग इस बार चुनाव में जीता हुआ है। ये बता रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कहता है। अब देख लीजिए, 9 ऐसा विधायक है जो कहता है कि इसके विरुद्ध हत्या 302 का मामला दर्ज है। 21 को नया विधायक कहता है कि उसके खिलाफ हत्या का कोशिश 307 का मुकदमा दर्ज है। अब देखिए, वहीं 8 को ऐसा नया विधायक है जो कहता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामले की दर्ज वो अपने घोषणा पत्र में देता है। वो घोषणा करता है, जो पत्र देता है उसमें कहता है कि उसके खिलाफ कई गो 8 को ऐसा है जिसके खिलाफ महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। और आप कहते हैं कि यही लोग जब विधायक बनेगा तो महिला जो सुरक्षित रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? वही कहता है कि राजद के 74 को में से 54 को, देख लीजिए, और भाजपा के 73 को में से 47 को, 74 में 54 और 73 में 47, कोई कम नहीं है, थोड़ा सा 70 को में से 47 को, तो इसमें अपराधी मामला है, आपराधिक मामला इस पर दर्ज है। तो आधा से ज्यादा तो ऐसे ही है, आधा तो उससे ज्यादा 64% तो ऐसे ही पड़ा हुआ है आपराधिक वाला। अब यहाँ से देख लीजिए, नीतीश चाचा को देखिए, अब यहाँ कहता है कि 43 को में से 20 को, 43 में से 20 है, 47% वही है। कांग्रेस का देखिए 19 को में से 16 को। इसका कुछ हिसाब किताब हमेशा आगे चलता है, इसका हिसाब किताब भले सीट ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन अपराध का ग्राफ इसका आगे है, आरजेडी से आगे चला गया है, आरजेडी से भी आगे है। देखिए, आरजेडी में कितना है, 73% है, इसका देखिए 84% है। अब देखिए, कट्टा वाला पार्टी कौन हो गया, यही ना हो गया। अब कहता है सीपीआई के, कहता है 12 को में से 10 को, 83%। ये भी लोग भी कोई कमजोर नहीं है। और एआईएम यानी ओवैसी के पार्टी का 5 को, यानी सब जो है अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमा होने का घोषणा करता है। देखिए, ओवैसी के पार्टी का सब कहता है 5 के उसके खिलाफ क्या है, आपराधिक मुकदमा है। आप कहिए कि आप कैसे बात करते हैं, आपराधिक मुकदमा तो किसी के ऊपर कोई जाकर कर देता है। तो भाई, जब जाकर कोई किसी के ऊपर कर देता है ना, तो उसका जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक उसको टिकट देने का और उसको चुनाव लड़ने का अधिकार देने का क्या जरूरत है? जब एक पढ़ने वाले छात्र पर जब कोई जाकर आपराधिक मामला या फिर कोई भी एक केस कर देता है, और वो छात्र जब आप जाता है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने, तो थाना वाला नहीं बनाता है उसका, थाना वाला उसका नहीं बनाता है। तो जब थाना वाला एक विद्यार्थी जो है उसको चपरासी बनना हो, छोटा नौकरी करना हो, तो वो क्या करता है, उसके लिए उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इन लोगों को माननीय बनना है, तो इसका कैरेक्टर कौन बनाएगा? इसका कैरेक्टर कौन बनाएगा? कैरेक्टर इसका बनाएगा कौन? कोर्ट बनाएगा। क्योंकि लोग थाना को कुछ समझता नहीं है, ये लोग थाना को कुछ नहीं समझता है, क्योंकि लोग आपराधिक प्रवृत्ति का जो लोग है, अपराध करता है, उससे दरोगा भी डरता है। ये बात आपको मालूम है। एक सामान्य परिवार के घर पर जब जाएगा ना, छोटा सा मुकदमा हो जाता है, तो थाना का जब स्टाफ जाता है तो उसको गाली देकर बात करेगा, उसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, मारेगा, उसका सामान छीट के इधर उधर कर देता है। वहीं जाएगा किसी बड़े अपराधी के घर जाएगा ना, तो जाने से पहले फोन करता है कि हम आपके घर पर आ रहे हैं, ये फोन करेगा। अब फोन यदि नहीं करेगा, थोड़ा सा ईमानदार होगा यदि, तो यदि जाएगा ना, तो पहले घर से दुआरे से बाहर से देखेगा कि जाए कि नहीं जाए, उसका हिम्मत नहीं होगा जाने का अंदर। ये लोग कुछ समझता नहीं है इन लोगों को। तो ये करना चाहिए, कोर्ट को इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है इस तरह का नियम कानून जल्दी से बनाएगा नहीं कि अपराधी को टिकट नहीं देना है, जब तक इसका अपराध जब तक क्लियर नहीं होता है कि अपराधी है कि नहीं है। और जिसके खिलाफ महिलाओं से छेड़छाड़ का, रेप का, बलात्कार का जिसके ऊपर केस है, जो लूट कांड, हत्या, फिरौती में जो क्या है, जो इन्वॉल्व रहा हो, उससे आप सोचते हैं कि वो आपका मंत्री बनेगा, वो आपका विधायक बनेगा, तो आपका भला कर देगा, आपके देश का, आपके राज्य का, आपके क्षेत्र का विकास करेगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? जब ये बनेगा ना, तो वो अपना विकास करेगा, वो अपना विकास करेगा। आप डर से उसके दरवाजे पर नहीं जाइएगा कहने के लिए, उसके डर से आप नहीं जाइएगा कहने के लिए कि विधायक जी, चाहे एमपी साहब, रोड खराब हुआ है, हमारे घर का एक रोड खराब है, सड़क यहाँ का खराब है, पुल टूटा हुआ है, बाढ़ आ रहा है, आप उसके डर से नहीं जाइएगा कहने।
यहाँ देखिए, राजद के 74 में से 44, भाजपा के 73 में से 35, जदयू के 43 में से 11%, कांग्रेस के 19 में से 11, CPIML के 12 में से 8 और ओवैसी साहब के 5 विधायक जो है अपने खिलाफ संगीन आपराधिक मामले होने का घोषणा दर्ज करता है। अब बताइए, खुद कहता है कि उसके खिलाफ संगीन आपराधिक मामला दर्ज है, उसके बाद भी पार्टी जो है ना इसको टिकट देता है, उसके बाद भी पार्टी इसको टिकट देता है और ये क्या बनता है, ये माननीय बन जाता है। और जब बनेगा तो ये कैसे विकास करेगा, विकास कहाँ से करेगा, ये बर्बाद करेगा कि नहीं। यही लोग तो आता है जो गाली देने वाले को संरक्षण देता है और खुद भी गाली देता है और दूसरे से भी किसी और को गाली दिलवाता है। अब आपको दिखाते हैं हम आ गया था आपसे कि छठ पूजा के समय 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। ये नहीं कहते कि एक ट्रेन में 12,000 पे 10-20 को मिलकर 12,000 पे दौड़ेगा, कि 12,000 अलग अलग ट्रेन था। अब देखिए, एक वंदे भारत बनाने में कितना 110 से 120 करोड़ रुपया लगता है। 110 से 120 करोड़ रुपया लगता है एक वंदे भारत बनाने में। और जिस रूट पे ये वंदे भारत चल रहा है, सरकार को भी देखना चाहिए या फिर किसी को भी जाकर देखना चाहिए, इसका 60 से 70% सीट जो है ना खाली रह रहा है, इस पर लोग बैठने वाला नहीं है। कहाँ, हम बिहार के बातों में कर रहे हैं। ये बिहार में जहां भी चल रहा है ना, ये 60 से 70% वैसा चल रहा है कि इसमें 60 से 70% सीट जो है ना खाली रह रहा है। कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी किसी रूट पे खाली रह रहा है। लोगों के लिए पास बेरोजगारी है, काम नहीं है और लोग इतना महंगा टिकट कैसे लेगा। तो इसको चलाने से बेहतर है कि आप यदि चलाते हैं तो सामान्य ट्रेन चलाइए और कोशिश ये करिए कि 100-200 करोड़ रुपए का ट्रेन चलाने से बेहतर है कि यहाँ पर रोजी रोजगार का लोगों के लिए व्यवस्था आप कर दें, ताकि लोगों को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े। सबको रोजगार बिहार में दे पाना संभव नहीं है, लेकिन यदि आधे लोगों को भी दे पाते हैं, कुछ लोग को दे पाते हैं, यदि आप 11 साल में कुछ करके दिए रहते तो बहुत लोग जो है निपट गए होते, बहुत लोगों को यहीं पर रोजी रोजगार मिल गया होता। तो आप बात उस पर करें, ट्रेन चलाने से कुछ मिलने वाला है नहीं, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। और इन ट्रेनों में ये वाली भीड़ जो है हमेशा दिखेगा आपको, ये भीड़ कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये छोटे MLA वाले चुनाव थे, ये था विधायक लोगों का। अब देख लीजिए सांसद लोगों का स्थिति क्या है। देख लीजिए किस दल के कितने प्रतिशत सांसदों पर केस ये है। देखिए 18वीं लोकसभा में कितना, बीजेपी के 240 में से 94 आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। यानी 240 को जीता है ना, उसमें से 94 ऐसा है जिसके ऊपर आपराधिक मामला है। फिर आप कहें कि आपराधिक मामला, तो आपराधिक मामले वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी को आप गलती से कोई फंसा देता है उसको झूठा मुकदमा में, तो थाना वाला उसका कैरेक्टर नहीं बनाता है, यहाँ MP बन जाता है। वहीं जाकर कल को मिनिस्टर बनता है, तो क्या वो समाज का देखेगा? कुछ नहीं देखेगा। कांग्रेस का देखिए 99 जीता है, 99 में से 49, आधा तो क्या है इसमें दागिए है। समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 को है। अब देखिए TMC के 24%, TMC के 7 को, DMK के सब, देखिए सबके बारे में यहाँ लिखा गया है कि कितना पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। देखिए इस साल जितना जीता है, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए पहले आपको हम बोले थे, एक शब्द बोले थे कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, यानी राजनीति में अपराधियों का एंट्री पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा हो रहा है। 1990 के दशक में था, लेकिन उससे ज़्यादा अब इनडायरेक्ट हो रहा है। इस चीज़ को देखिए, यहाँ देखिए कहता है 2009 में, देखिए 2009 में कितना 76 था, 14%, 9-5-14, 2014 में 112 को जीता, यानी 21% बढ़ गया। और 2019 में 159 को जीता है, यानी 29%। वैसा लोग है जिसके खिलाफ देख लीजिए कैसा कैसा केस लगा हुआ है, रेप, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध। और यही लोग जब सत्ता में आता है तो यही लोग कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करता है, महिलाओं को सुरक्षा देने के बारे में बात करता है। वही करता है जिस पर क्या है, देख लीजिए कैसा कैसा मुकदमा लगा हुआ है, जिस पर रेप का केस है। ये स्थिति है। और ये लोग जो है, ये लोगों को आप बना देते हैं माननीय। कोई भी राजनीतिक पार्टी है क्या, इसको 200-250-300 लोग को अच्छे लोग नहीं मिलते हैं टिकट देने के लिए, जो साफ सुथरे छवि का हो। आप कहेंगे कि अपराधी जो है निर्दलीय खड़ा होगा और चुनाव जीतेगा, तो कोर्ट इसके लिए खड़ा हो, या फिर सरकार जो इतने कड़े एक्शन अभी जो सरकार ले रहा है, जो बदलाव आप कर रहे हैं, तो उसमें यह भी बदलाव कीजिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का एक भी आपराधिक मुकदमा यदि दर्ज है, तो जब तक आप उस मुकदमे से बाहर नहीं निकल जाते हैं, फैसला नहीं हो जाता है, तब तक आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं दे सकती है, या फिर कोई टिकट दे या न दे, आप चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। ये चीज़ होना चाहिए, तब जाकर ये अपराधी लोग जो है नहीं आएगा राजनीति के दायरे में। नहीं तो ये सब लोग राजनीति में आता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सारे कोर्ट कचहरी को अपने हिसाब से उसको मथना शुरू करता है, जैसे मर्जी वैसे फैसला करता है। आप तमाम ऐसे केस में देखे होंगे जिसमें विक्टिम को क्या होता है, विक्टिम जो है अभी जा रहा था, पता लगा कि ट्रक से कुचलकर मर गया, गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, पुल पर से नदी में गिर गया, ये आपने देखा होगा। और ये होता क्या है, बाद में पता चलता है कि किसी सांसद पर उसने कुछ दिन पहले हत्या का, रेप का या फिर फिरौती का केस किया हुआ था। अब वो सांसद बन गया, सत्ता में आ गया, या फिर उसको पावर मिल गया, तो पावर मिलने के बाद क्या करता है, वो पावर का अपने गलत प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है। और पुलिस भी उसका क्या करता है, कुछ नहीं करेगा, पुलिस उसी के फेवर में बात करेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक विधायक जो है, ये MLA जो है, इसके पास ये तो दरोगा को, SP को कुछ नहीं समझता, ये DGP के बराबर है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक गुप्तेश्वर पांडे जी DGP रहे, उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो बता रहे थे कि एक विधायक जो होता है एक DGP के बराबर होगा, उससे ज़्यादा। अब बताइए, ये MLA को, ये DGP पुलिस का जो हीरो है उसके बराबर बना दिया गया MLA को। ये MLA है कौन, बलात्कारी है, चोर है,
जो हत्या का आरोपी है, हत्या किया है, फिरौती मांगता था, अंगूठा छाप है। यहाँ हद तो ये हो गया कि अंगूठा छाप है, उसको पार्टी का सिंबल मिल गया। किसी भी पार्टी का, हर पार्टी का लगभग यही काम है कि भारत में सही होता है कि लोग जो है ना अपने अपने जाति के लोगों को देखते हैं, अपने अपने धर्म के लोगों को देखेगा, चाहे वो कितना खराब कैरेक्टर का, कितना खराब छवि का, उसको वोट देगा, उसको वोट देगा। अब बताइए एमएलए जो अंगूठा छाप है, बलात्कारी है, रेपिस्ट है, वो इसके बराबर होता है या फिर इससे ज्यादा हो जाता है? तब बताइए कि इसके ऊपर जब केस है तो क्या वो केस को सीधा सीधी निष्पक्ष रूप से जांच होने देगा उसका? इसीलिए उसका निष्पक्ष रूप से वो जांच इसका नहीं होने देता है और ना ही इसको सजा मिलता है। आप देखिए कि एक बार एमपी बन गया, एमएलए बन गया, उसके पास जितना जो कोर्ट में जो केस चल रहा है वो सारे केस से वो बरी हो जाता है, जबकि एमपी एमएलए बनने से पहले उस केस में वो दर-दर का ठोकर खाता था, हमेशा कोर्ट कचहरी में दौड़ता था, उसको डर था कि अब फंसेंगे कि कब फंसेंगे। और उसमें वो पार्टी फंड में चंदा देता है, टिकट मिलता है उसको, और टिकट मिलने के बाद क्या होता है, जब माननीय बन जाता है तो सारा केस उसका एक बार में रफा दफा हो जाता है, खत्म हो जाता है, विक्टिम गया हवा खाने। तो कानून का क्या होता है, कानून का मजाक बनकर रह जाता है। और यही लोग करता है, जब ये लोग इसी तरह का रेपिस्ट को, आप किसी अपराधी को जब आप माननीय बना देंगे तो यही काम होगा जो अभी देश में हो रहा है, या फिर जो पहले से भी होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है। इस ग्राफ को देखेंगे, पहले जो है 14% लोग थे, तो 14 में 21% लोग आए, 19 में 29% लोग आए, और आज देख लीजिए आज उससे भी ज्यादा है। अब यहाँ देखिए 18वीं लोकसभा में, अब देखिए ये बीजेपी का कितना है, 94 है, 240 में से 94 को तो आपराधिक मामला वाला है। तो मोदी जी जब ऐसा कानून बनाए कि 30 दिन गए जेल में तो आपका सदस्यता सब जगह से खत्म हो गया, तो ये भी तो बनाइए कि यदि आप कोई भी आपराधिक मामला दर्ज होता है तो आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा किसी भी पार्टी से। आप ऐसा कीजिए, अच्छे काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको तो इन सब झमेला से कोई मतलब नहीं है, ना ही आप रेपिस्ट है, ना ही ये हत्या में किसी है, ना ही किसी फिरौती में है, ना किसी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है। तो आपको क्या, आप क्यों डर रहे हैं? आपको तो ऐसा बनाना चाहिए। जब वैसे बना सकते हैं कि 30 दिन में आपका सदस्यता खत्म है, तो ये भी बना दीजिए कि ऐसा कीजिए कि यदि आपके ऊपर कुछ है आरोप तो आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, किसी भी पार्टी से हो या फिर निर्दलीय हो। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले जो भी वादा करता है उसको नहीं पूरा करता है तो 5-10 साल के लिए उसको डिबार किया जाए कि ये चुनाव, अब ये राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो फ्री वाला जो कार्यक्रम चल रहा है कि ये फ्री, वो अपराधियों का एंट्री जब तक चलता रहेगा तब तक स्थिति यही बनी रहेगी। और एक और चीज आपको दिखा रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय है, उनका वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए, सुनिए, सुनिए। एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिख रहे। गाली था, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिख रहे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा गाली मैं जानता हूँ। देखिए, यह है सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, अभी ये एक अच्छे हैं, उभरते हुए लोग हैं। शकुनी चौधरी इनके पिताजी रहे, और जिधर सरकार पलटी उधर उधर वो भी पलटते रहे नीतीश चाचा के जैसा, कभी इधर मंत्री बने, कभी उधर बने, कभी इधर बने, और कुछ दिन ये भी पलटा पलटी करते रहे। और करने के बाद अब आ गया है भारतीय जनता पार्टी में, जहां इनको एक मंत्रालय दे दिया गया है। और कितने पढ़े लिखे हैं इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ अनपढ़ जब विधायक जब बनता है तो वही विधायक जो है कल होकर मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनता है, तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनका टैलेंट आप देख सकते हैं, ये कर रहे हैं कि एक आदमी को इतना गाली दिए कि पूरे बिहार में सम्राट चौधरी छा गया, यानी गाली देकर ये लोग फेमस हो गया है। और ये भाई साहब हैं अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के। ये खुलेआम कर रहे हैं कि हम ऐसा गाली देखे हैं, सुने हैं, ऐसा गाली जानते हैं, गाली का डिक्शनरी है जो आप नहीं सुने होंगे, दूसरा कोई नहीं सुना होगा। और सरकार क्या कर रहा है भाई, एक आदमी आपको गाली दे दिया है, उसके पीछे आप पड़े हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्हीं दोनों भाई को लगा दीजिए ना, इन्हीं दोनों को लगा दीजिए ड्यूटी में, उसको गाली देने के लिए, दिलवाइए गाली, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इसी तरह के लोगों को तो आप भी शामिल किए हुए हैं पूरे अपने खेमे में। जो वहाँ गाली दिया था वो गलत था, लेकिन वो कोई माननीय नहीं था, किसी पद पे आसीन व्यक्ति नहीं था, वो रोड चलता कोई भी था, वो आया गाली दिया चला गया। लेकिन इन लोग जो है, ये लोग माननीय लोग हैं ये लोग, और इनके बारे में आप देखिए कि इनका टैलेंट क्या है, कितने अच्छे विचार इनके हैं। और ये लोग किसके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, मोदी जी के हैं, देख लीजिए। और जब ये लोग गाली देते होंगे तो इनके आका जो है वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किसी के माँ बहन बेटी को ही ये लोग गाली देता होगा, दूसरा क्या करता होगा। और जब बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए आप बात करते हैं, और आप ही के पार्टी का ये लोग जो है इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ देता है और कहता है कि हमारे पास गाली का डिक्शनरी है, ऐसा जो आप नहीं सुने होंगे, तो आप सोचिए कि ये लोग क्या विकास करेगा। देखिए, मेरा संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मुझे वोट देना है। और आपको बता दें कि आप जिससे वोट देते हैं उसी से आप पूछते भी हैं, जिस पर आपका अधिकार है पूछने का कि हाँ हमने आपको वोट दिया है तो आपने किया क्या है इसके बदले में, आप ये उससे पूछ सकते हैं। जब हमने वोट इनको दिया है तो हम इन्हीं से पूछेंगे भी। और आपको भी पूछना चाहिए कि बात होना चाहिए रोजी रोजगार पे, न कि चलने वाले ट्रेन पे होना चाहिए। और ट्रेन चला देने से इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है। और वैसे रोजगार का व्यवस्था कीजिए जिसके लिए आपको समुद्र का जरूरत नहीं पड़े। नीतीश चाचा कह रहे थे कि समुद्र नहीं है इसीलिए यहाँ पर रोजी रोजगार नहीं लगेगा, तो किसी एमएनसी, किसी बड़े कंपनी को, किसी प्रोडक्शन कंपनी को बुलाइए, जहाँ पर वैसी कंपनी को लाइए जिसके लिए समुद्र का व्यवस्था नहीं करना पड़े। 10-20 को 50 को एमएनसी को बुला लीजिए, जो बीपीओ सेक्टर है उन सबको बुलाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कीजिए। 2000
400-500 तो बैठे हुए हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी राजद में तो कभी भाजपा में, कभी राजद में, कभी भाजपा में। खुद अपना आप नहीं तय कर पाते हैं कि आपको किधर जाना है, तो बिहार को क्या आप तय करेंगे कि बिहार को किधर लेकर जाना है? सिर्फ कुछ शिक्षकों की भर्ती कर देने से, कुछ लोगों को रोजगार दे देने से ये सब चीज़ नहीं होने वाला है। और आपको बता दें कि जब भी विद्यार्थी जब भी प्रोटेस्ट करता है तो ये लोग उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाते हैं, गर्म पानी फेंकते हैं, वाटर कैनन का प्रयोग ये लोग करता है, आंसू गैस का प्रयोग करता है। क्यों? इसलिए कि ये लोग खुद जो है अपराधी प्रवृत्ति का आदमी बैठा हुआ है, तो उसको अपराध ही सूझेगा। अपराधी प्रवृत्ति का जो आदमी है उसको अपराध ही सूझ रहा होगा। यदि ये लोग पढ़ा लिखा होता, समझदार होता, तब विद्यार्थियों का दर्द इसको समझ में आता और विद्यार्थियों को ये समझता कि हमें क्या करना चाहिए। और ये लोग तो खुद वैसा नहीं है, जब नहीं है तो क्या सोचता है? सीधा सीधी सोचता है। जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी होगा वो सीधा सीधी इसका सोल्यूशन सोचेगा। तो सीधा सीधी तो ही है कि यदि बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है, तो मारपीट के उसको भगा दो। राय से नहीं मानता है तो चुपचाप सुनते रहो और उसके बाद क्या करो? मारपीट करो, इसको भगा दो। नहीं मानता है तो 10-20 लोगों को उठाओ, जेल में लेकर डाल दो, ये लोग अपने चला जाएगा। और यहाँ पर एसएससी वाला भी प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें भी यही स्थिति था। और बिहार सरकार वाला तो हद कर दिया है, नीतीश चाचा तो हद किए हुए हैं। चाहे स्टेट वाला हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, पेपर तो लीक होना तय है, पेपर हमेशा लीक होता है। और यदि हो भी गया और कुछ कहने के लिए विद्यार्थी जब पहुंचता है जब पटना में, तो सीधा उपाय होता है कि भाई इसको पीट के भगा दो। ये नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले आपको बात करना चाहिए वैसे रोजी रोजगार पर जिसमें ट्रेनों पर निर्भरता हमारी कम हो। ट्रेन का जरूरत हमको नहीं पड़े। 12,000 ट्रेन नहीं चाहिए हमको, बुलेट ट्रेन देने का कोई जरूरत नहीं है, वंदे भारत भी देने की जरूरत नहीं है। जो इंटरसिटी चलता है वहीं ठीक है, इंटरसिटी उस वंदे भारत की अपेक्षा ठीक है बहुत जगहों पर, तो उसी को रहने दीजिए। और रोजी रोजगार के लिए बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। और क्या कीजिए आप, इन्हीं सब व्यवस्था के तहत आप कुछ बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ लाएं और वहाँ पर रोजगार देने का व्यवस्था करें, ताकि लोगों को विकल्प मिल सके कि हम बाहर जाकर क्या करेंगे, हमें जब रोजगार यहीं पर मिल रहा है तब हमें बाहर जाने की अब जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जो लोग जो इस पार्टी की या उस पार्टी के रहे होंगे उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। आप गाली भी देंगे तो कोई बात नहीं, अच्छा है, सेम टू यू, अच्छा है, आपके लिए भी वही चीज़ होगा सेम। और जिन लोगों को अच्छा लगा है, ये रोजगार पे मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन में भी या फिर हर बार ये होना चाहिए। आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग ये बैठे हुए हैं, जो लोग ये कानून बना रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, उनको ये चीज़ मालूम चले कि कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे पार्टियों में या फिर देश में या फिर राज्य में सत्ता के अंग है, सत्ता के हिस्सा है, जो माननीय बैठे हुए हैं और उनके ऊपर इतने संगीन संगीन केस हैं और मामले दर्ज हैं, उसके बाद भी हम उसको माननीय बनाए हुए हैं। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। नमस्कार साथियों।